हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप तैयार कर ले तो मेरी गारंटी है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे। ऑब्जेक्टिव के ये क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अगर मैं पूरे के पूरे किताब को बताऊं, पूरे किताब का प्रीवियस पेपर का अनसॉल्व्ड पेपर का सब पे पूरा मिक्स करके मैं लेकर आया हूं 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। 70 में 70 में बिल्कुल इस बार पक्का मैं कराऊंगा। हिंदी में 100% गारंटी है मेरी। बस आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बस ये 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया हूं इसको बस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और हिंदी में 95% पक्का इस बार आएगा आप लोगों को। इस बार मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूं और ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। 70 क्वेश्चन का मतलब मैंने बहुत सर्च करके ये बनाया हुआ है। एक भी क्वेश्चन मिस्टेक मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा क्योंकि सारे प्रश्न यहां से आने वाले हैं। 70 में अगर तैयार है आपके सारे ऑब्जेक्टिव करके चले आओगे। पूरी किताब का मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं। बस यही आप लोगों को प्रश्न क्या करने हैं, तैयार करना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए, मैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूं। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न में पढ़ता हूं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि शुक्ल की काल अवधि, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शुक्ल की काल अवधि ना पूछे आपसे। ये तो आप लोगों का क्वेश्चन पक्का है। काल अवधि से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 1919 से लेकर 1938 तक हर एक बच्चे को याद होगा। 1919 से लेकर 1938 तक की काल अवधि को माना जाता है शुक्ल की काल अवधि। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, इसको कौन रोकेगा भाई। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है ललित ललाम के रचयिता। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो वह है आपके मतीराम। बिल्कुल समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ूंगा। बिल्कुल समय नहीं, कम समय में पूरा का पूरा 70 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है तीसरा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, वह है आपके भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के लेखक हैं। तीसरे का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वही बात करूं, अगर चौथा प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ये बात आपको भी मालूम है। हास मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला है? त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला वाला, जैनेन्द्र कुमार जी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 क्या है? उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। आगे बढ़ेंगे फटाफट। 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। 8वां प्रश्न, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी को। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9, ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार गुलाब राय जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला ऑप्शन। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां क्या है? प्रश्न नंबर 10वां पूछा गया है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। तो जय पराजय किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? तो वो आप लोगों का उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। आगे बढ़ेंगे फटाफट, अगर आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 13वां प्रश्न, नीड का निर्माण किसकी रचना है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है? वो आपकी है हरिवंश राय बच्चन जी की। और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का है? वो आप लोगों का ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है वह
जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15, एक घूंट के रचनाकार हैं। तो एक घूंट के रचनाकार कौन है, आपको मालूम होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं। 15 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, झलमला किसकी रचना है। झलमला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आप लोगों का पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। झलमला किसकी रचना है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है, वो है आपके जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का बी। आगे बढ़ेंगे फटाफट प्रश्न नंबर 18, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम किसकी रचना है इन चारों ऑप्शन में से, तो वह है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इसलिए 19 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20वां, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो ईस्या तू न गई मेरे मन से रचनाकार कौन है, वह है आपके रमधारी सिंह दिनकर जी। और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रमधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक इन दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इधर देखेंगे सी वाला ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों, वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट 23वां प्रश्न, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से निबंध शुक्ल युग के हैं। तो मतलब इसमें से निबंधकार कौन है जो शुक्ल युग के हैं, यही बोला है कि निम्न में से कौन से निबंधकार जो है शुक्ल युग के हैं। वो है आप लोगों के बाबू गुलाब राज जी बिल्कुल हैं, श्याम सुंदर दास जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। मतलब तीनों लोग हैं, इसलिए उपयुक्त सभी, मतलब तीनों लोग जो है शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। तो हिंदी साहित्य में अगर हम शुक्ल युग की समय सीमा की अगर हम बात करें तो 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है शुक्ल युग की समय सीमा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे 27 प्रश्न कि तितली उपन्यास है, आपको भी मालूम है कि तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समय नहीं ले रहा हूं, बहुत कम समय में आपको सारे क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। इस बार सारे ऑब्जेक्टिव में सारे ऑब्जेक्टिव करके आओगे, गारंटी है मेरी, बस आप इन क्वेश्चनों को 1-2 बार प्रैक्टिस करके चले जाना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28। क्या है प्रश्न नंबर 28, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु की अगर हम बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से किस विधा की रचना पूछा है हमसे। ठीक है, तो संस्मरण रेखा चित्र नाटक, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। वहीं अगर हम बात करें अगला प्रश्न 29 की तरफ, कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों, वो है मेरी असफलताएं। क्या है, मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30वां, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राम कुमार वर्मा जी है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल समय नहीं ले रहा हूं आप लोगों का। 31 प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो पहला मर्यादा और हंस, ये दोनों हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा और हंस। आगे बढ़ेंगे फटाफट मेरे प्यारे बच्चों 32 प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए। और इसका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमृत राय जी। कौन, अमृत राय जी, बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें 33 प्रश्न। 33 प्रश्न है, आकाश द्वीप और ममता कृति है। मतलब आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनके मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कृतियां जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 33 का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 34 कि गबन उपन्यास है, तो गबन किनका उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? आपको भी मालूम है प्रेमचंद्र जी का। गबन किसका है? प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। एक प्रश्न बहकने नहीं दूंगा, सारे प्रश्न यहां से फंसा दूंगा, इतना गारंटी लेता हूं। 70 प्रश्न बता रहा हूं, सारे ऑब्जेक्टिव इसी में से आएंगे, लिख लो तुम लोग कहीं पे भी। अगला प्रश्न देखो 35, चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह किनके हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि निबंध संग्रह। आगे देखेंगे 36 मेरे प्यारे बच्चों है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपके धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे 37, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? इन चार ऑप्शन में से निबंध विधा की रचना है, क्या लिखूं? इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न देखेंगे 38, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति कौन है? राहुल संकृत्यान की है। किनकी है? राहुल संकृत्यान की। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे 39, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है। किनको? नहुस को। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किनको माना गया? किनको माना गया? बहुत लोगों को ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास में बता देता हूँ, परीक्षा गुरु को। किनको? परीक्षा गुरु को। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 41, हिंदी का प्रथम कहानी, तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। क्या है? इंदुमती। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42, आंसू के रचनाकार हैं, तो आंसू के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। 43 प्रश्न, छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की विशेषता इन चार ऑप्शन में से कौन है? वो है आपका सौंदर्य एवं प्रेम। क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम है, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 44 प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किनको माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो है पृथ्वीराज रासो को। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न 45, आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। बात आपको भी अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। 45 का ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 46, क्या है? छायावाद के कवि हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक छायावाद के कवि हैं, जो कि वही हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 47, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य आपके श्री रामचरितमानस है। बहुत सिंपल है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका 48, पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रबरदाई ने लिखा है। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट 49 प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार तो मैथिली शरण गुप्त जी, कहीं दिख रहे हैं? डी वाला ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे बढ़ेंगे 25वां, अर्धनारीश्वर के रचयिता, ये तो कोई भी बता देगा। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? कहाँ गया? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो कहाँ गए भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी आ गए यहाँ पे। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 51, जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो क्या रेणुका? नहीं। पारिजात? ये भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, लहर, क्या लहर है? बिल्कुल लहर है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 52 प्रश्न, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है, तो मेरी यूरोप यात्रा की अगर हम बात करें तो यूरोप यात्रा से ही आपको मालूम चल गया कि यात्रा वृत्त विधा की रचना है, इसलिए ए वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आने हैं। आगे बात करेंगे 53, अजंता के रचनाकार कौन है, तो अजंता के रचनाकार तो आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजंता के रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी। आगे बढ़ेंगे फटाफट 54 प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचनाकार की अगर हम बात करें तो प्रेम वाटिका के रचनाकार तो रसखान जी हैं। ए वाला ऑप्शन पे आप लोगों को बिल्कुल रंग के आना है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 प्रश्न की अगर हम बात करें तो हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रस है, मतलब जो पंक्ति दिया गया है इसमें रस का प्रयोग किया गया है, किस रस का प्रयोग किया गया है, तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आने हैं। आगे अगर बात करें 56, पीपर पात सरिस मंडोला, कह रहा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार।
किसका? उपमा अलंकार। एक भी प्रश्न आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर मैं बोल दिया कि 70 प्रश्न तैयार होना है तो होना है, तभी आप सारे में सारा ऑब्जेक्टिव करके आओगे। एक भी प्रश्न छोड़ोगे तो वही एग्जाम में आ जाएगा, तो उसी प्रश्न का आंसर आप नहीं कर पाओगे, तो एक नंबर आप लोगों का कम हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, सारे प्रश्न तैयार कर लोगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं ऑब्जेक्टिव का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 56 तो कंप्लीट हो गया, 57 देखते हैं। 57 की अगर हम बात करें तो 57 देखिए, यहाँ पंक्ति दिया है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तनक पुलक भर, शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है? ये दूसरे वाला और ये लास्ट वाला चौथे चरण में कितनी मात्रा है? गिन के देख लीजिएगा, 13-13 मात्राएं होंगी। कितने? 13-13 मात्राएं। आगे देखेंगे 58 कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। अब कह रहा है कि वाक्य के भेद हैं, तो सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। कैसा वाक्य? आपको सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, क्या है? सरल वाक्य है। पहला वाला ऑप्शन पे आप लोगों को रंग के आना है। वहीं अगर हम बात करेंगे 59 प्रश्न, तो कह रहा है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। कह रहा है कि वाक्य का भावाच्य रूप होगा कि वह खड़ा नहीं हो सकता। इसको भाव के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो हम इस तरह करेंगे कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस सेंटेंस को अगर हम भाव के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। कह रहा है यह बालक बहुत मेधावी। अभी यह के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब पूछा कि यह है क्या? तो देखो, यह तो सबसे पहली बात कि सर्वनामिक विशेषण है, और यह जो है एक वचन है, पुल्लिंग है, और विशेष से बालक का यहाँ बोध करा रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 61, 61वां प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। आपको मालूम है कि उपसर्ग क्या होता है? जो आगे जुड़ता है। तो अनुधन चर, तो अनु ही क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। बी वाला ऑप्शन। देखिए इतना सिंपल प्रश्न है, तुरंत देखते हुए बता देंगे आप। 62 गंगा यमुना का समास विग्रह। तो गंगा योजक चिन्ह को हटाकर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? और का किया जाता है। तो गंगा और यमुना कहीं दिख रहा है? ए वाला ऑप्शन। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, बस एक बार इसको, एक वीडियो को और एक बार देख के चले जाओगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ही चले आओगे। आगे देखेंगे 63 सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। अगर हम सुहाग शब्द का अगर तत्सम रूप देखें तो सौभाग्य होता है। क्या होता है? सौभाग्य होता है। आगे बढ़ेंगे फटाफट। अगला देखें 64। कह रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है, तो अगर तद पुल्लिंग शब्द का अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का अगर हम रूप देखें तो तस्सय हो गया। क्या हो जाएगा? तस्सय। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला 65 त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में अगर बात करें तो द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन है। ठीक है। आगे देखिए 66 अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। अब अच्छी मतलब क्या होता है? उसका तो तत्सम है, तद्भव होगा। अच्छी मतलब आंख। क्या होता है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 66 का क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 67 क्या है? निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची चार ऑप्शन में से कौन है? अनल, अनल तो है, पावक भी होता है, ज्वालस भी होता है। ये अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखिए, यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला से उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला से अलंकार पूछ रहा है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 69 कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनकारब करहीन, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? कानून रस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि भूल जाओगे आप। आगे बात करेंगे। लास्ट प्रश्न है 70 प्रश्न कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, और तुम के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब तुम बताना, तुम क्या है? सर्वनाम। सबसे पहली बात प्रोनाउन है तुम, और ये आपका मध्य पुरुष है। कैसा है? माध्यम पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, और एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में, 20 मिनट से भी कम समय लगा होगा, मैंने पूरा का पूरा 70 प्रश्न करा दिया। कोई दूसरा होता तो इसको आधे घंटे, 1 घंटे पार लगा देता, लेकिन नहीं, समय नष्ट नहीं करना है। बिल्कुल मैं आंसर बता दिया, क्योंकि 70 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे जो भी आप लोगों का टारगेट बनाए हो, सारे के सारे क्वेश्चन करके चले आओगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव करके चले आओगे। बस आप 70 में 70 जो है पूरा क्वेश्चन बताए उसको तैयार कर लो। वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।